नमस्कार दोस्तों। तो पिछले बार हमने देखा था काइनेटिक एविडेंस के बारे में डिस्कस किया था और हम लोग आयनिक मैकेनिज्म प्रपोज करने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमारा एक एविडेंस रह गया था जिसको कहते हैं कि आइसोटोपिक लेवलिंग। तो इसको फटाफट से हम लोग कवर कर लेते हैं। जो दूसरा एविडेंस था आयनिक मैकेनिज्म प्रपोज करने के लिए वो था आइसोटोपिक लेवलिंग, जिसके अंदर क्या किया गया कि जो सबस्ट्रेट हम लोग अब तक लेते आ रहे हैं बेंजल्डिहाइड को जहां OH माइनस और वाटर में डाला जा रहा था उसके जगह OD माइनस एंड हेवी वाटर में डाल दिया गया, D2O में डाल दिया गया। और ये देखा गया कि जो अल्कोहल का हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसके जगह ड्यूटेरियम आ गया, PHCODH, और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो ये ऑब्जर्व किया गया। आइसोटोपिक लेबलिंग का जनरली यूज करते हैं जब आपके पास 2 या 3 सबस्ट्रेट होते हैं, तो उस केस में ये देखा जाता है कि कोई एटम सबस्ट्रेट नंबर 2 से 1 में ट्रांसफर हो रहा है या 3 से 1 में ट्रांसफर हो रहा है, ये डिटरमाइन करने के लिए आप जनरली आइसोटोपिक लेबलिंग यूज करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट मेथड है ये। इवन बायो में फोटोसिंथेसिस की जो पूरी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं उसके लिए भी ये यूज किया गया था। तो काफी अच्छी चीज है। रूबेन कार्बन और हाशिद वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूज किया था इसे। सो आइसोटोपिक लेवलिंग से हमें ये पता चल गया कि OD माइनस से आपका जो ड्यूटेरियम है वो आके अल्कोहल में लग जा रहा है। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मैकेनिज्म की तरफ। जो आपका मैकेनिज्म फर्स्ट आयनिक मैकेनिज्म जो प्रपोज किया गया कैनिजारो के लिए, मैकेनिज्म में आपका रेडिकल मैकेनिज्म था। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म B फॉर कैनिजारो। ये एक आयनिक मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या किया गया कि सबसे पहले जो आपका बेंजल्डिहाइड है PHCOH, इसके साथ लिया गया OH माइनस जो आपके मीडियम में है, बेसिक मीडियम लिया ही गया था। क्या किया गया कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज यानी कि ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। और ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर ये बॉन्ड पोलर होने के कारण पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, हल्का सा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, हल्का सा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया और ये रहा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराया, पाई बॉन्ड को तोड़ के जो मोर पोलर एटम था यानी कि ऑक्सीजन उसके तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया गया। तो आपका बना क्या प्रोडक्ट? बेसिकली इंटरमीडिएट। इस O पे आ गया माइनस, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के टूटने के कारण इस कार्बन से एक OH आके जुड़ा और हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ था। तो ये बना आपका एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब क्या किया गया? ये है आपका स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। अब इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में फिर से देखा गया कि भाई ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज यानी कि ये है एक न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से लाएंगे? तो याद किया गया कि अरे यार काइनेटिक एविडेंस के अंदर हम लोग देखे थे कि जो आपका बेंजल्डिहाइड है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 था। अभी तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल यूज हुआ है तो और एक मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा और उस मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन है ना, कार्बोनिल कार्बन, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो फटाक से दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया गया। दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये है न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया इलेक्ट्रोफाइल पे, फिर से पाई बॉन्ड तोड़ा गया और जो मोर पोलर एटम है ऑक्सीजन उसके तरफ इस इलेक्ट्रॉन को मूव कर दिया गया। और इसके बाद बना आपका कुछ इस प्रकार का कि ये जो पीएच है ये कार्बन से ऑलरेडी बॉन्डेड था, OH इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है, और ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन से जुड़ा हुआ था। इसके साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन ने अटैक किया था किस पे? तो अगले कार्बन पे। तो उसका बॉन्ड किससे बना? कार्बन से। कार्बन पे जो लगा हुआ O था उसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो उस पे आ गया एक नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो CH बॉन्ड इंटैक्ट है, CPH बॉन्ड भी इंटैक्ट है, उसका भी क्लीवेज नहीं हुआ है। अब देखिए 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से बना हुआ एडक्ट, ये एक एडक्ट है, 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? डायमेरिक एडक्ट।
डायमेरिक एडक्ट, ठीक है। और ये था आपका स्टेप 2, अटैक ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ऑन बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमारा बन गया अब डायमेरिक एडक्ट। अब जो आपका स्टेप 3 आता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर कराया जाएगा। देखिए क्या होगा हाइड्राइड ट्रांसफर के अंदर, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर गिरेगा, ठीक है, ये गिरा। अब जो ये हाइड्रोजन है इसको तोड़ा जाएगा, तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन लेते हुए जाकर इस कार्बन पर अटैक कर देगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको नीचे गिराकर जब पाई बॉन्ड बनाया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, तो एक बॉन्ड टूटना था, तो चुना गया कि भाई ये हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ा जाएगा। इसको तोड़ा गया, इसको मूव कराया गया। अब जब ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स लेके हाइड्राइड बनाकर इस कार्बन तक पहुंचेगा, तो जब इस कार्बन पे पहुंचेगा तो इसका इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा इस कार्बन का। अब अगेन इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, तो किसी एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, और वो बॉन्ड कौन सा टूटा है, तो कहें कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था इसको तोड़ा गया। तो अब देखिए आपके पास क्या बन के आया, हैरान रह जाएंगे। ये जो पीएच है ये एज इट इज सी, ऊपर एच है ही सही, ये यहाँ से जो एच आया टूट के वो भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, और ये OH के साथ कार्बन का बॉन्ड था ही सही। अब ये कार्बन का जो बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ है वो टूट गया है, तो उस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव। ये जो ऑक्सीजन ये जुड़ा किससे था, कार्बन से। इसी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा था वो तो बॉन्ड अपना तोड़ के चला गया इधर, इस वाला कार्बन से जुड़ गया, तो वो हाइड्रोजन का कोई बात ही नहीं करेंगे। अब पीएच जो इससे जुड़ा था उसके बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, और ये जो ऑक्सीजन है ये अपना नेगेटिव चार्ज को गिराकर पाई बॉन्ड बना दिया था। तो ये देखिए आपका प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट और अल्कोहल, ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट आ गया आपका, और इस स्टेप 3 को कहा गया हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर इस स्टेप को कहा गया, स्टेप 3 को। तो ये देखिए आप प्रोडक्ट तक पहुंच गए। यही था आपका मैकेनिज्म बी, यही था आपका मैकेनिज्म बी, आयनिक मैकेनिज्म था, और इसने आपको प्रोडक्ट तक पहुंचा दिया, काइनेटिक एविडेंस और आइसोटोपिक लेबलिंग हर चीज की ध्यान रखते हुए। लेकिन अब सवाल ये उठा कि आप ये बताइए साहब कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो ये 3 स्टेप है, इनमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। तो जिसने मैकेनिज्म प्रपोज की वो आया, उसने कहा कि देखिए जो स्टेप 1 है, जो स्टेप 1 है इसके अंदर हो क्या रहा है कि OH माइनस का अटैक हो रहा है बेंजल्डिहाइड पे। अब बेंजल्डिहाइड अगर इसको हम रेडिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं ना, अगर इसको रेडिटरमाइनिंग स्टेप बोल देते हैं, तो देखिए इसके अंदर एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का है और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड का है, और दोनों हमारा रेट लॉ में आता है। तो अगर हम यहाँ से रेट लॉ लिखेंगे ना, तो बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, जबकि होता नहीं है। काइनेटिकली हमने पिछले क्लास में देखा था कि बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर होता है 2, तो ऑर्डर हो गया 2। तो ये तो आरडीएस नहीं हो सकता। दूसरा रीजन क्या मिला था, आरडीएस कभी भी एक फास्ट स्टेप नहीं हो सकता, आरडीएस को हमेशा एक स्लो स्टेप होना पड़ेगा। तो ये जो बेंजल्डिहाइड है, ये जो बेंजल्डिहाइड है, इसके साथ जब O18H- लिया गया था ना, यानी कि जो मीडियम का आपका हाइड्रोक्साइड है उसका आइसोटोपिक लेबलिंग कर दिया गया, ऑक्सीजन 16 की जगह ऑक्सीजन 18 ले लिया गया, तो हुआ क्या, इसका अटैक हुआ यहाँ पर, और ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट के शिफ्ट हुआ, तो आपका बना PHCO-, ये जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और ये O18H यहाँ पर आके जुड़ गया, जो कार्बोनिल कार्बन पहले हुआ करता था। आपका पहला स्टेप इससे सिमिलर ही है, ठीक है, आपका पहला स्टेप इससे सिमिलर ही है। रिएक्शन इससे आगे भी जाती है, होता क्या है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, ये जो H है ये H+ बन के निकलता है और O16 वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। O16 वाले ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो होगा क्या, PHC, ये ऊपर OH, H एज इट इज O18-, जो आइसोटोपिक आपका ऑक्सीजन था उस पर माइनस चार्ज आ गया, इस माइनस चार्ज को यहाँ गिराया जाएगा, पाई बॉन्ड बनाया जाएगा, और ये रहा आपका लीविंग ग्रुप OH-, भगा दिया जाएगा इसको। इसको जब भगाएंगे तो आपका प्रोडक्ट बन के क्या आएगा, PHCO18H और OH-।
तो ये बेसिकली एक बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म है, इसमें बेस यूज नहीं हो रहा है, OH माइनस यूज हुआ था, OH माइनस निकल गया, तो ओवरऑल रिएक्शन में बेस का यूजेज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखा गया ये इस तरह से ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाता था मीडियम के ऑक्सीजन के साथ। तो इसका जो पहला स्टेप है वो हमारे भी स्टेप बन के मैकेनिज्म के स्टेप बन के सिमिलर है। देखा गया कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत तेज रिएक्शन है, ये हद से ज़्यादा तेज रिएक्शन है, और इसका जो ये वाला स्टेप है ये भी काफ़ी तेज है, ये जो स्टेप है ये भी काफ़ी तेज है। स्टेप 1 और ये वाला स्टेप, यही रिएक्शन सिमिलर होने के कारण ये पता चल गया कि जो आपका स्टेप 1 वाला रिएक्शन है ना, इसका भी रेट बहुत ज़्यादा होगा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कभी भी बहुत तेज नहीं हो सकता है, उसको नेसेसरीली वो होना पड़ेगा। तो आपका स्टेप 1 तो RDS नहीं हुआ, ये स्टेप 1 RDS नहीं हुआ, ठीक है। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में भी हो क्या रहा है, देखिए स्टेप 1 में अब तक क्या हो रहा था कि ये जो OH माइनस था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, उसका अटैक हो रहा था कार्बोनिल कार्बन पे, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। स्टेप 2 में भी जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, इसमें जो ऑक्सीजन है उसमें माइनस चार्ज और इसमें कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। यानी कि स्टेप 1 और स्टेप 2 अगेन सिमिलर है, स्टेप 1 और स्टेप 2 अगेन सिमिलर है। तो इस कारण से जो इसका रेट अगर तेज होगा तो उसका भी रेट नेसेसरीली तेज होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन एक ही टाइप की हैं। तो इस कारण से स्टेप 2 जो है वो तेज होने के कारण वो भी RDS नहीं हो पाया, क्योंकि RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो होना चाहिए। तो कहा गया कि भाई स्टेप 1 खत्म हो गया RDS के रेस में से, स्टेप 2 भी हो नहीं सकता RDS, तो आपका बचा क्या, एक ही स्टेप, स्टेप 3 जो हाइड्राइड ट्रांसफर का स्टेप है, उसको घोषित कर दिया गया कि साहब ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS स्टेप 3 है हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मैकेनिज्म है इसने हमें प्रोडक्ट तक पहुंचा दिया, ये आयनिक मैकेनिज्म भी है, इसने काइनेटिक एविडेंस को भी फॉलो किया, आइसोटोपिक लेबलिंग वाले एविडेंस को भी फॉलो किया, और साथ ही साथ इसने ये भी बता दिया कि RDS कौन सा है। तो अब इस मैकेनिज्म में गलत क्या है जिस कारण इसको ओवररूल किया गया, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इस मैकेनिज्म में गलत क्या था। तो इस मैकेनिज्म में गलती क्या हुई, देखिए आया साइंटिस्ट, उसने कहा कि साहब आपने ये मैकेनिज्म दे दी, सब कुछ दे दिया, एक काम कीजिए, आपके मैकेनिज्म के अनुसार इस रिएक्शन में अगर मैं जो आप बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे थे, अगर उसमें जहां पहले OH माइनस और H2O लिया जा रहा था, जहां पहले OH माइनस और H2O लिया जा रहा था, उसके जगह अगर हम OCH3 माइनस, क्या कहेंगे इसको, मिथॉक्साइड आयन, तो OCH3 माइनस एंड CH3OH, इसको क्या कहेंगे, मीथेनॉल। तो जब बेंजल्डिहाइड के साथ OCH3 माइनस और मीथेनॉल लेंगे तब आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए। तो उन्होंने कहा अभी बताते हैं, बड़ी तेजी से बताया। देखिए क्या क्या उन्होंने, OCH3 माइनस से न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनिल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक, पाई बॉन्ड का शिफ्ट, और आपका पहला चीज क्या बना, PHCO पे माइनस, इससे OCH3 लगा क्योंकि OCH3 ने अटैक किया था, और हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन का बॉन्ड है, इसको साफ सफाई से लिख देते हैं, हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन का बॉन्ड है वो अनटच्ड है, क्लीव नहीं किया गया उसे, ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के बाद स्टेप 2 में क्या किया जाता था, इसी का अटैक दूसरे मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड पे करा दीजिए, कराया गया, ये PHCOH है, ये देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बोनिल कार्बन, ये इलेक्ट्रोफाइल, इसका करा दिए फटाक से अटैक, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कर दिए शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ। तो अब आपके पास क्या बनेगा, जो बनता था उसको बोलते थे डायमेरिक एडक्ट, लेकिन यहाँ पर आप डायमेरिक एडक्ट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये OCH3 बीच में उंगली कर रहा है, हालांकि फिर भी ठीक है, रफली आप बोल दीजिए, नाम से क्या फर्क पड़ रहा है। PHC, इसके साथ लगा हुआ था एक OCH3, एक लगा था हाइड्रोजन, इससे जो ऑक्सीजन जुड़ा था ना वो अटैक किया अगले कार्बन पे, तो वो बॉन्ड बनाएगा अगले कार्बन से, देखिए वो बॉन्ड बनाएगा अगले कार्बन से,
उस कार्बन पे लगा था जो ऑक्सीजन ना, उस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो पाई बॉन्ड जो है उसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये इसके साथ एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ था और पीएच भी लगा हुआ था, तो ये आपका एडक्ट बन गया, एडक्ट बोल रहे हैं हम इसको अभी, ये आपका एडक्ट बन गया, ठीक है। और ये हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। अब आता था क्या स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते थे, हाइड्राइड ट्रांसफर। कैसे करते थे, जो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज था उसको गिराया जाता था, जो ये H है ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन लेते हुए अटैक करता था अगले कार्बन पे, और क्या करता था, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देता था। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पर देखिए पीएच है, मिट का है, पीएच है, कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ OCH3 ऊपर, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। इस कार्बन के साथ नीचे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्राइड ट्रांसफर, ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन लेके आया था तो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन के साथ बन गया इसका बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज आया नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे आया चार्ज नेगेटिव, ये कार्बन के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड था, इस बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ, तो ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अब ये कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था, ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड भाग गया अगले कार्बन के पास, तो ये देखिए ये वाला बॉन्ड रहेगा ही नहीं। अब ये कार्बन का पीएच के साथ जो बॉन्ड था उसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं, तो कोई क्लीवेज नहीं, ये बॉन्ड बन गया। और ये जो O- था इसने अपने नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड के फॉर्म में ला दिया था, तो ये देखिए ये बन गया आपका, ये तो बन गया कार्बोक्सिलेट बन गया। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, ना, ये असहनीय, ये कैसे हो गया भाई, ईथर बना दिया इन्होंने तो अपने मैकेनिज्म से, देखिए ईथर बना दिया। लेकिन वो साइंटिस्ट बड़े चालाक थे, बोले भाई देखो तुमने जब अपने मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाया तो एक बन गया ईथर, दूसरा बन गया कार्बोक्सिलेट, लेकिन जब हमने बर्तन में एक्सपेरिमेंट कराया था OCH3- और CH3OH और बेंजील्डिहाइड को लेकर, तो उस केस में मालूम है हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, वही जो ओरिजिनल कैनिजारो में बनता है, यानी कि कौन सा, कार्बोक्सिलेट तो रहेगा ही सही, और साथ में बनना था अल्कोहल। लेकिन इनके मैकेनिज्म से यहाँ बन गया ईथर, जिस कारण से कहा गया कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उसको आपकी थ्योरी मैच नहीं करती है, तो आपकी मैकेनिज्म को ओवररूल किया जाता है। ये मैकेनिज्म लाल पेन से करते हैं, फील आया, तो ये मैकेनिज्म को इस बेसिस पे गलत साबित कर दिया गया कि यहाँ देखिए OCH3- करने पे ईथर आ रहा था, जबकि एक्सपेरिमेंटली अल्कोहल आ रहा था, तो इस कारण से इस मैकेनिज्म को गलत साबित कर दिया गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद दूसरा जो मैकेनिज्म है वो कौन सा प्रपोज हुआ। तो अभी हमने पहली आयनिक मैकेनिज्म देखी और हमने ये देखा कि पहला आयनिक मैकेनिज्म गलत क्यों था, और अब बारी आ गई है दूसरे आयनिक मैकेनिज्म को देखने की, ये भी इनकरेक्ट था, ये मैं बता दूं। और दूसरे आयनिक मैकेनिज्म को बेसिकली पहले ही आयनिक मैकेनिज्म में कुछ मॉडिफिकेशंस करके बनाया गया है। तो पहले आयनिक मैकेनिज्म में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ तक का प्रोसेस मैकेनिज्म जो सी है आपका, अब हम मैकेनिज्म सी की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म सी में और जो पहला आपका मैकेनिज्म बी जो था आयनिक मैकेनिज्म पहला, दोनों में ये डायमेरिक एडक्ट तक बनने का प्रोसेस जो है, या ये एडक्ट तक बनने का जो प्रोसेस है, यहाँ तक सब कुछ सेम है। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने देखा जब ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव हो रहा है, तो उस केस में ये हाइड्रेट ट्रांसफर होके जहाँ अल्कोहल बनना चाहिए था, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व था, उसके जगह ये लोग ईथर बनाते रहते हैं, और ईथर जो है, ईथर बनने के कारण जो है मतलब मैकेनिज्म को गलत साबित किया गया। तो इन्होंने क्या किया कि ईथर बनने का जो जड़ है ये OCH3, इन्होंने बोला इस बॉन्ड को क्लीव ना करके, जो हम लोग पहले ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन इस बॉन्ड को क्लीव कर रहे थे, इसको ना क्लीव करके इसके जगह ये जो आपका CH3 और मिथॉक्सी ग्रुप वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड है कार्बन के साथ, इसको क्लीव किया जाए। तो इसको तोड़ा गया और देखिए फिर प्रोडक्ट क्या बना। उसके बाद आपका प्रोडक्ट बना PHC। अब OCH3 जा चुका है और ये H जो है इसके साथ आके अटैच हो चुका है, तो OCH3 के बॉन्ड का कुछ अभी एक्सिस्टेंस नहीं रहा, वो क्लीव होके हट चुका है। 2 हाइड्रोजन इसमें लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि इस वाले मैकेनिज्म सी में अंतर यही है कि इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव करने की जगह इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव किया जा रहा है।
तो ये वाला ब्रिजिंग ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड अभी भी बना हुआ है और ये ब्रिज अगले कार्बन के साथ जुड़ा। पूरा खेल यहीं से शुरू हुआ है, इस -4 के गिर के पाई बॉन्ड बनने से। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, पीएच एज इट इज लगा हुआ है। अब आप ये देखिए, ये कंपाउंड आपके पास आया, ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक एस्टर है जिसका नाम है बेंजाइल बेंजोएट। यानी कि मैकेनिज्म सी ने सीधे प्रोडक्ट तक पहुंचाने की जगह पहले हमें एक एस्टर इंटरमीडिएट पे पहुंचाया, एस्टर तक हमें पहुंचा दिया मैकेनिज्म सी ने। और लोगों ने 1 मिनट के लिए तो ये सोचना शुरू कर दिया था कि दिस इज द परफेक्ट मैकेनिज्म, इससे बेटर मैकेनिज्म नहीं है मार्केट में। और इसका रीजन क्या है कि जब यहाँ पर इस रिएक्शन वेसल के अंदर जो बेस है उसका कंसंट्रेशन जब कम किया गया, ध्यान दीजिए एल्कली का कंसंट्रेशन कम किया गया और टेम्परेचर को कम किया गया, यानी कि वेसल को कूल किया गया। तो ये दोनों कंडीशंस लाने पे वाकई में बेंजाइल बेंजोएट का एग्जिस्टेंस दिखा भी था उस वेसल में, बेंजाइल बेंजोएट के ट्रेसेस मिले भी थे। ये दिखा था कि बेंजाइल बेंजोएट बन रहा है, कब? जब एल्कली का कंसंट्रेशन कम किया गया और टेम्परेचर को कम किया गया। तो 1 मिनट के लिए लगा कि ये मैकेनिज्म जो है सबसे सही है। अच्छा, ये मैकेनिज्म अभी खत्म नहीं हुआ है, हम लोग को अल्टीमेटली जाना कहाँ था कि कार्बोक्सिलेट और अल्कोहल पर। सीधी सी बात है, एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर आपका प्रोडक्ट ही वही होता है, कार्बोक्सिलेट और अल्कोहल। तो इसका एस्टर हाइड्रोलिसिस किया गया, एस्टर हाइड्रोलिसिस किया गया और एस्टर हाइड्रोलिसिस करने पर आपका प्रोडक्ट आया PHCH2OH और PHCOO-। ठीक है, अब देखिए बड़ी चालाकी से जो पिछले वाले मैकेनिज्म का ड्रॉबैक था उसको यूज करते हुए हल्का सा मॉडिफिकेशन करके प्रोडक्ट तक भी पहुंचा दिया और जो इंटरमीडिएट बनाया उसके ट्रेसेस भी मिले कुछ कंडीशंस में बदलाव लाने के बाद। तो बड़ी चालाकी से जब नया मैकेनिज्म प्रपोज किया गया तो वाजिब सी बात है कि जो इस मैकेनिज्म को गलत साबित करने आएगा वो बड़ा बुद्धिमान होगा। और सही में जो लॉजिक दिया गया था, मतलब ये होती है सही साइंस। अब देखिए इस मैकेनिज्म को किस तरह से गलत साबित किया गया था। इट वाज वेरी क्लेवर मेथड, काफी चालाकी से इस मैकेनिज्म को गलत साबित किया गया। क्या कहा गया कि देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन जब आप कंडक्ट करा रहे हैं, जब आप कैनिज़ारो रिएक्शन कंडक्ट करा रहे हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट आपको मालूम है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट आपको मालूम है और कहीं ना कहीं वो रेट जो है इसी स्टेप का रेट है, जो एस्टर हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप है, इसी स्टेप पे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट मालूम है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट वही इस लास्ट पार्ट का रेट, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस लास्ट पार्ट का जो रेट है वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट होगा। ठीक है, तो रेट मालूम पड़ गया। दूसरी बात क्या कि एस्टर हाइड्रोलिसिस बहुत ही फेमस रिएक्शन है और हमें इसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या जो रेट कांस्टेंट होता है के जिसको बोलते हैं एक रेट लॉ के अंदर, उसकी वैल्यू भी हमें मालूम है अंडर द कंडीशंस ऑफ कैनिज़ारो। तो आपको के की भी वैल्यू मालूम है, आपको आर की वैल्यू मालूम है, के की वैल्यू मालूम है। इसके साथ देखिए एस्टर हाइड्रोलिसिस के अंदर एक तो आपका एस्टर इन्वॉल्व है और दूसरा इन्वॉल्व है हाइड्रोक्साइड आयन। ये बेसिक मीडियम में एस्टर हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी क्योंकि हमने कहीं भी अपने पूरे रिएक्शन में एसिडिक मीडियम लिया ही नहीं है। सो ये जो रिएक्शन हम लोग एस्टर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ये बेसिक मीडियम में करा रहे हैं। तो हम जब मीडियम में बेसिक खुद ले रहे हैं तो हमें सीधी सी बात है हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन भी मालूम होगा, तो हमें OH- का कंसंट्रेशन भी मालूम है। अब देखिए ये जो रेट लॉ होगा, रेट लॉ हमको मालूम है, उसके अंदर हमें रेट की वैल्यू मालूम है, हमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, हमें हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन की वैल्यू मालूम है। अब ये सीधे सीधे आपके पास इक्वेशन जो होगी रेट लॉ की उसमें ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो वहां से आप फाइंड कर सकते हैं, यू कैन फाइंड the required concentration of ester। required क्यों बोला गया है? क्योंकि इस रेट लॉ को जो कंसंट्रेशन एस्टर का सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो कंसंट्रेशन एस्टर का इस रेट लॉ को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उस कंसंट्रेशन पे
आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रेट ऑफ एस्टर हाइड्रोलिसिस के बराबर होगी। यानी कि कुछ जो यहाँ से आप डिटरमाइन करेंगे एस्टर का कंसंट्रेशन, उतना एस्टर आपके पास रिएक्शन वेसल में होना चाहिए। लेकिन देखा ये गया कि जो आपका नेसेसरी कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर था वो जो उसकी वैल्यू थी दैट वाज ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड कंसंट्रेशन ऑफ द एस्टर बेंजाइल बेंजोएट का जो हमें रिएक्शन वेसल में प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन मिला उससे ज्यादा थी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। यानी कि काइनेटिक एविडेंस को कितने अच्छे तरीके से यूज करके इस मैकेनिज्म को ओवररूल कर दिया गया। तो बहुत ही मतलब उम्दा तरीके से इसको गलत साबित किया गया और इस तरह से मैकेनिज्म सी भी हमारा ओवररूल हो चुका है और अब बारी आ चुकी है फाइनली सही मैकेनिज्म की तरफ मूव करने की। So this was the last wrong ionic mechanism until now. अभी तक कैनिज़ारो में जो आखिरी गलत आयनिक मैकेनिज्म प्रपोज की गई थी वो ये एस्टर बनाने वाली थी और अब बारी आ चुकी है कि हम करेक्ट मैकेनिज्म की बात करें। तो करेक्ट मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, शुरुआती स्टेप सेम होती है। शुरुआती स्टेप में आप लेंगे बेंजल्डिहाइड, ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और आपका मीडियम बेसिक है, आपका मीडियम बेसिक है, मीडियम बेसिक है, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, अटैक कराएंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे और आपके पास बनेगा एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। देखिए किसी भी एनायन की पहली रिएक्शन होती है एसिड बेस और दूसरी रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन, तीसरी आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, यहाँ पर हमें एसिड बेस की भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होता तो हम सोच सकते थे कि हाँ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, कैनिज़ारो की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो अब हम लोग मूव करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब हमने कराया, ये पाई बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे चढ़ा नेगेटिव चार्ज, ये लगा हाइड्रोजन, ये लगा OH। अभी तक मामला सेम चल रहा है, ये हमने टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना लिया। अब क्या होता है, मीडियम में है OH माइनस, ठीक है, मीडियम में है OH माइनस और यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा है हाइड्रोजन, क्यों रहने देगा इसको, वो बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, खा जाएगा उसको। और देखिए फिर क्या बनता है, उसके बाद आपका बनता है एक बहुत ही अजीब सा इंटरमीडिएट जिसे बोलते हैं डाई एनायन, जो दोनों ऑक्सीजन लगे हुए हैं, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है और ये इंटरमीडिएट जो है हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। सीधी सी बात है, किसी एक मॉलिक्यूल पर इतना ज़्यादा चार्ज हो, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये काफ़ी मतलब अजीब सा देखा हुआ इंटरमीडिएट है। अब बारी आती है, देखिए हमने काइनेटिक एविडेंस में क्या देखा था कि बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो है 2। अभी तक हमने यूज़ किया एक मॉलिक्यूल, एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल और यूज़ कर लेना चाहिए। तो एक और मॉलिक्यूल यूज़ कर लेते हैं, समय आ चुका है दूसरा मॉलिक्यूल यूज़ करने का। ये लिया मैंने दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का। अब जो स्टेप होगा इसे कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। जो प्रॉपर हाइड्राइड ट्रांसफर है, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये बनेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड और यहाँ से ये हाइड्राइड बनके अलग होगा। ये देखिए, ये हाइड्राइड बनके अलग होगा और इस तरह से कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा। हाइड्राइड मतलब ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स लेकर भाग जाएगा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग जाएगा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन लेके, तो उसके ऊपर आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज आएगा। समझने के लिए H- की एग्जिस्टेंस वैसे उस पर बात करते नहीं है, लेकिन ठीक है, समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं H- होगा। नेगेटिव चार्ज है यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल, ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कार्बोनिल कार्बन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा पोलर साइड में, तो जो पोलर एटम है उसके तरफ ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब यहाँ देखिए जो आपके पास प्रोडक्ट आया, एक तो आया आपके पास ऊपर वाले मॉलिक्यूल को देखेगा तो ये नेगेटिव चार्ज नीचे गिर गया था और बन गया था पाई बॉन्ड और ये O- एज इट इज लगा हुआ था। जो हाइड्रोजन जुड़ा था वो तो ट्रांसफर हो गया अगले मॉलिक्यूल के पास और अगले मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर होकर ये देखिए यहाँ पर आ गया था माइनस, क्योंकि ये H- से अटैक होकर जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया था ऑक्सीजन की तरफ। ये लगा हाइड्रोजन और ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया है वो वाला हाइड्रोजन, और आप प्रोडक्ट तक पहुंच चुके हैं। आपके पास कार्बोक्सिलेट बन चुका है
और आपके पास बन चुका है एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन, या फिर आप इसको प्रोटोनेट कर देंगे, जो कि हम करेंगे नहीं क्योंकि मीडियम हमने बेसिक लिया है, लेकिन ये अल्कोहल से डिराइव्ड है, तो आप एल्कोक्साइड बोले अल्कोहल बोले एक ही बात है। तो कार्बोक्सिलेट और एल्कोक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट मिक्सचर आ गया। एंड दिस इज द करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो। लेकिन ये मैकेनिज्म भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, ये मैकेनिज्म भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। और इसकी वजह क्या है? देखिए, केमिस्ट्री में बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि यू कैन डिस्प्रूव एनीथिंग इन केमिस्ट्री बट यू कैंट प्रूव अ थिंग बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट इन केमिस्ट्री। मतलब 100% कोई चीज़ प्रूव नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगी और उसी डिफेक्ट को रेक्टिफाई करते 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 साइंस इवॉल्व होता है। तो जैसे हमने देखा अभी 3-4 मैकेनिज्म से गुजरते हुए हम लोग फाइनली इस करेक्ट मैकेनिज्म तक पहुंचे, लेकिन इसके भी कुछ शॉर्टफॉल है और उस शॉर्टफॉल को डिस्कस करते हैं। हमने रेडिकल मैकेनिज्म में देखा था इस स्पीशीज को PHCHO- और ये यहाँ पर कार्बन पे फ्री रेडिकल, जिसे हमने बोला था एनायन रेडिकल ऑफ बेंजल्डिहाइड। और इसको डिटेक्ट किस मेथड से किया गया था? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR टेक्निक से इसको डिटेक्ट किया गया था रिएक्शन वेसल में। तो ये जो आयनिक मैकेनिज्म है, अभी तक इस चीज के फॉर्मेशन को नहीं समझा पाए, लेकिन ये इग्नोरेबल है, दिस इज वेल इग्नोरेबल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो प्रोसीड करती हैं आयनिक मैकेनिज्म से, लेकिन ट्रेसेस में बहुत ही कम मात्रा में इस तरह के रेडिकल स्पीशीज बनते हैं और उनका एग्जिस्टेंस एज सच कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है रिएक्शन में। तो इस वजह से इसको इग्नोर किया गया है। लेकिन ये एक शॉर्टफॉल फिर भी माना जाता है इस आयनिक मैकेनिज्म का कि भाई इसकी एग्जिस्टेंस को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये शॉर्टफॉल थी इस करेक्ट मैकेनिज्म की कैनिज़ारो के, और ये करेक्ट मैकेनिज्म है कैनिज़ारो का। और इसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है, हाइड्राइड ट्रांसफर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस रिएक्शन का। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आपका। दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन, हाइड्राइड का ट्रांसफर होना। और ये जो आपका डाई एनायन बना, ये इस रिएक्शन की एक यूनिकनेस है। तो ये हमने करेक्ट मैकेनिज्म देखा। अब इसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ एविडेंस तो होना चाहिए। तो इसके सपोर्ट में एविडेंस हम लोग देखते हैं कि ये जो बेंजल्डिहाइड है, इसके अंदर पीएच पे ऑर्थो पोजीशन पे आप जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, यानी कि देखिए ये ठीक है, और यहां पर मैंने लगाया NO2। तो हम ये जानते हैं NO2 जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये देखिए, ये जो NO2 है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब जब NO2 लिया गया और NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया और इसी की जगह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मान लेते हैं OCH3, OCH3। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। और एक हम मान लेते हैं बेंजल्डिहाइड को। तो जो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले के लिए हम कह देते हैं K1 आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले के लिए K2 आई, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग कुछ नहीं लगा, सिंपल बेंजल्डिहाइड के लिए K3 आई। तो जो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू देखी गई वो ऐसा कुछ मिला कि K1 ग्रेटर देन K3 ग्रेटर देन K2, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था उसके लिए K इक्विलिब्रियम सबसे ज्यादा है, यानी कि वो रिएक्शन सबसे ज्यादा आगे बढ़ी। उसके बाद आया आपका वो कंडीशन जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, यानी कि सिंपल सा था बेंजल्डिहाइड। उसके अंदर रिएक्शन आगे बढ़ी बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने वाले केस से थोड़ी सी कम। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने के बाद आपको रेट मिला, ये K इक्विलिब्रियम मिला, वो सबसे कम मिला, यानी कि वो रिएक्शन सबसे कम आगे प्रोसीड। और ये जो K इक्विलिब्रियम की ऑर्डर है, ये कहीं ना कहीं ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ऑर्डर है, ये इस
डाई एनायन के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करती है, क्योंकि जब डाई एनायन बनेगा तो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल पे बहुत ज़्यादा है। अब ये स्टेबलाइज कब होगा या ये बनेगा, मतलब इसकी बनने की टेंडेंसी कब ज़्यादा होगी, जब इससे ये नेगेटिव चार्ज खींचा जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस एनायन से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, तब इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा फेवर होगी, और जितनी ज़्यादा इसकी फॉर्मेशन फेवर होगी उतनी रिएक्शन आगे की तरफ फेवर हो जाएगी आपकी। और ये देखिए कि इक्विलिब्रियम जो है कैनिज़ारो के इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन किया जाता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है। हमने कैनिज़ारो रिएक्शन की मदद ली, हमने सबसे पहले उसमें रेडिकल मैकेनिज्म देखा, फिर एविडेंसेस देखें कि क्यों आयनिक मैकेनिज्म की ज़रूरत है या आयनिक मैकेनिज्म में इन एविडेंसेस का काम आएगा आगे। उन एविडेंसेस को यूज करके हमने पहले दो मैकेनिज्म प्रपोज किए, दोनों को गलत साबित किया, और फाइनली हम इस करेक्ट मैकेनिज्म तक पहुंचे। इसकी शॉर्टफॉल को हमने डिस्कस किया और इसके सपोर्टिंग एविडेंस को डिस्कस किया। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।